गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका एपीजे क्लासेस की मोटिवेशन क्लास में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं सूरज। आप सबको पता है कि हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर हर रविवार को आपको कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं, नई नई पुस्तकें लाते हैं जो हमें विद्या के रूप में वो ज्ञान है। वो जो ज्ञान यहाँ वो संडे को मिलता है वो विद्या है। तो हमने इसके पहले वाले कड़ी में नमो वेद माता नमो विश्व माता पुस्तक को खत्म किया है। आज से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, खास तौर से वो विद्यार्थियों के लिए, वैसे वो सभी के लिए है, लेकिन ये जो पुस्तक की शीर्षक है सफल जीवन का दिशाधारा। तो दिशाधारा क्या है हम पढ़ेंगे, और ये पुस्तक हर किसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम वरीयता देना चाहें तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो इस पुस्तक को आप लोग ज़रूर सुनें और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि ये पुस्तक आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। आज हम इस पुस्तक की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये पुस्तक थोड़ा लंबी होने वाली, क्योंकि पुस्तक जो है 200 पेज की है। तो 200 पेज एक दिन में खत्म तो नहीं होगा, लेकिन इसको 3-4 सप्ताह में समाप्त हो जाएगी ये पुस्तक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं नई पुस्तक, जिसका नाम है सफल जीवन की दिशाधारा। ये सब आप ऊपर आप देख रहे होंगे, सफल जीवन की दिशाधारा। ये जो पुस्तक आज से शुरू होने जा रही है, आज से हम इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सबका पुनः एक बार हमारे इस एपीजे क्लासेस के मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। आइए हम सब शुरू करते हैं, इस पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करें। और ये पुस्तक अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, और इसके हम पूरे पाठ को लाएंगे, लेकिन और भी पुस्तकें इस तरह की हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। चलिए बिना देर किए हम अपने काम की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा, पुस्तक का नाम है सफल जीवन की दिशाधारा। इससे पहले वाले पुस्तक में हमने पढ़ा था नमो वेद माता नमो विश्व माता पुस्तक, ठीक है ना। आज से हम इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं। तो सफल जीवन की दिशाधारा है पुस्तक। आगे देखिए, ये किन किन के लिए, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये जो पुस्तक हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी छात्र और युवा वर्ग है उसके लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है ना। ये जो पुस्तक है युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट तपोभूमि मथुरा से है, ठीक है ना। आत्मनिवेदन हम लोग पढ़ लेते हैं। शक्ति तो आखिर शक्ति ही होती है, यानी शक्ति तो आखिर शक्ति ही है, उसका सदुपयोग हो जाए, विधेयात्मक कार्यों में लग जाए तो उसका सकारात्मक नियोजन हो जाए तो निर्माण के क्षेत्र में चमत्कार दिखाई देने लगता है। और यदि उसी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए तो वह निषेधात्मक कार्यों में लग जाए तो उसका नकारात्मक नियोजन हो जाए। यानी कहा जा रहा शक्ति तो आखिर शक्ति होती है, यदि उसका सदुपयोग हो जाए तो विधेयात्मक कार्यों में लग जाए तो उसका सकारात्मक नियोजन हो जाता है, और निर्माण के क्षेत्र में क्या दिखाई देने लगता है, हमें चमत्कार दिखाई देने लगता है। और यदि उसी शक्ति का दुरुपयोग हो जाए तो वह निषेधात्मक कार्यों में लग जाए तो उसका नकारात्मक नियोजन हो जाए तो हमें चमत्कार के बजाय विध्वंस में हाहाकार मचा सकती है। युवा अवस्था, आगे देखिए कहा जा रहा है युवा अवस्था जीवन का वसंत काल है। यानी जो युवा अवस्था है वो हमारे जीवन का कौन सा काल है, वसंत काल है। ऊर्जा शक्ति उत्साह उमंग से भरपूर जीवन बचपन और वयस्कावस्था की संधि वेला है। यानी जो युवा अवस्था और छात्र जीवन है ये वसंत वेला है। इसमें हमारे भीतर ऊर्जा होता है, शक्ति होता है, उत्साह और उमंग से भरपूर जीवन बचपन और वयस्कावस्था की संधि वेला। इस संधि वेला में साधना करना ऋषियों ने अनिवार्य माना है, लेकिन आज ये बिल्कुल इससे विपरीत दुनिया चल रही है। ये माना जाता है कि इस उम्र में हमें साधना करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो ऋषियों मुनियों ने इस उम्र में साधना किया और अपने आप को और शक्तिशाली बनाया, ठीक है ना। यानी साधना करना ऋषियों ने अनिवार्य माना है। आगे देखते हैं, युवा अवस्था में यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेकानेक उपलब्धियों के पुष्प खिलते चले जाते हैं। क्या कहा जा रहा है,
युवा अवस्था में ये पुस्तक हमने बताया जो छात्र और युवा वर्ग है खास तौर से उनके लिए अति उपयोगी है। तो युवा अवस्था में यदि जीवन निर्माण का सही मार्गदर्शन मिल जाए कि जीवन निर्माण होता कैसे है, तो ये उसका अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन के उपवन में अनेकानेक उपलब्धियों के पुष्प क्या होते हैं, खिलते चले जाते हैं। इस अवस्था को भविष्य निर्माण की आधारशिला कहा जा सकता है। यानी यही जो अवस्था है इससे हमारे भविष्य का निर्माण का आधारशिला तैयार होता है। उपयुक्त दिशा निर्देशों के अभाव में, उपयुक्त मार्गदर्शन के अभाव में, उपयुक्त साथियों के अभाव में जीवन अनगढ़ बनता चला जाता है। यानी हमारा जीवन अनगढ़ कैसे बनता चला जाता है, ये उपयुक्त दिशा निर्देशों का अभाव होता है, मार्गदर्शन का अभाव होता है, और उपयुक्त साथियों के अभाव में हमारा जीवन सुगढ़ की वजह क्या बनता चला जाता है, अनगढ़। तो हम सबको अपने जीवन को, खास तौर से जो आज के वर्तमान के युवा और छात्र हैं उनके लिए पुस्तक बहुत ही कारगर होने वाली है। हम सब अपने जीवन को, यानी कहने का मतलब है कि सुगढ़ बनाए, अनगढ़ न बनाए, बनता चला जाता। आगे देखते हैं। भविष्य में जब युवा अवस्था की भूलों के परिमाण स्वरूप जीवन श्रेष्ठ नहीं बन पाता तो भूलों का एहसास होता है। यानी जब युवा अवस्था में भूलों के परिमाण जीवन, यानी हम भूल करते जाते हैं और हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बन पाता तो हम भूलों का एहसास होता है, लेकिन तब तक गाड़ी क्या होती है, छूट चुकी होती है। यानी हमने टिकट तो करा लिया और समय पर स्टेशन पर ना पहुंचे तो गाड़ी तो छूट चुकी, उसके अलावा हमें पछताने के अलावा हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में यदि हमें जीवन का निर्माण करना है तो हमें अपने भीतर यानी अपना निर्माण करना पड़ेगा जिससे हम श्रेष्ठ बन पाए, वरना पछताने के अलावा, इसके एहसास करने के अलावा कुछ रहेगा नहीं शेष। तो वयस्क होने तक बन चुकी आदतें पक चुकी होती हैं। यानी वयस्क जब हम हो जाते हैं तो वो जो आदतें होती हैं वो पक चुकी होती हैं। अब उन आदतों को सुधारना इतना आसान नहीं होता है कि हम सुधार लेंगे। तो जो आदतें हमें सुधारना है छात्र उम्र में जो है और युवा अवस्था में वो सुधार सकते हैं। वयस्क होने पर बन चुकी आदतें पक चुकी होती, अब उनमें कोई परिवर्तन करना अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है। जीवन के इस संधि काल को एक महत्वपूर्ण संस्कार महोत्सव के रूप में मानना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आगे, इस काल में उचित और श्रेष्ठ मार्गदर्शन का मिलना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात हो सकती है। हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमें धरती पर किसी इंसान के रूप में तो मार्गदर्शन नहीं मिला है, लेकिन साक्षात गुरु सत्ता माँ गायत्री की कृपा रही है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलना और हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। तो आप सबको कम से कम हमारे माध्यम से आप सबको ये मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप सब अगर किसी भी स्टेज में है, अगर आप अपने जीवन निर्माण से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो अभी हम लास्ट में अपना नंबर देंगे, आप ज़रूर हमसे बातें कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये माध्यम हम हैं, हमें गुरु ने बनाया है। ठीक है ना। तो हम भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो हमें इतने कम उम्र में ये सब काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी मार्गदर्शन में अच्छा कर रहे हैं और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का काम कर रहे हैं, दूसरों को भी बनाने का काम कर रहे हैं हम। ठीक है। आगे सौभाग्य की बात हो सकती है। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक का प्रकाशन आवश्यक समझा गया। व्यक्ति निर्माण के क्षेत्र में ऋषियों की शोधों के आधार पर उनकी प्रभावशाली कठोर साधना से उत्पन्न कल्याणकारी चिंतन को इस पुस्तक में क्या किया गया है, सजोया गया है। यानी जो ऋषियों ने कठिन शोधों के आधार पर अपनी साधना को क्या बनाया था, प्रभावशाली बनाया, और कल्याणकारी चिंतन को इस पुस्तक में क्या किया गया, सजोया गया। छात्र वर्ग एवं युवा वर्ग के लिए ग्रंथ उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में, यानी छात्र और युवा वर्ग का व्यक्तित्व का निर्माण कैसे श्रेष्ठ, उसके लिए वो सारी बातें यहाँ पर उल्लेखित हैं। आज छात्र और युवा तो ढेर सारे हैं, हमारा भारत युवाओं का देश कहलाता है, लेकिन युवाओं में श्रेष्ठ बनने का कोई गुण दिखाई नहीं देता है। युवा भटका हुआ दिखाई देता है। जो छात्र भी आजकल के बिगड़े हुए हैं, तो कैसे वो अपना जीवन निर्माण कर पाए, इन सारे सूत्रों को आज ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे कई वीडियो में इसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा जिससे आपको बातें और अच्छे से समझ में आ पाए।
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में संजीवनी का कार्य करेगा। ये जो पुस्तक है, जो भी युवा भटके हुए हैं, छात्र भटके, उनके लिए जीवन निर्माण में यह पुस्तक श्रेष्ठ साबित होगी। उन्हें गलत मार्ग पर भटकने से रोकेगा। युवा वर्ग को इस ग्रंथ का स्वाध्याय सतत करते रहना चाहिए ताकि उसका चिंतन उत्कृष्ट बना रहे। जैसा चिंतन होगा वैसे कर्म होते चलेंगे, यानी जैसे हमारे विचार होंगे, जैसा हम चिंतन करेंगे और वैसे ही विचार आएंगे, वैसा ही हम कर्म करते चलेंगे, वैसा ही जीवन क्या होता जाएगा, बनता चला जाता है। तो कितनी बातें बताई जा रही हैं। तो हमें अपने चिंतन को सुधारना है और चिंतन हमारा सुधर जाएगा तो जैसा हम चिंतन करेंगे वैसे ही कर्म करेंगे और वैसे ही हमारा जीवन क्या होता जाएगा, बनता चला जाएगा। ठीक है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में आगे हम पढ़ते हैं। इस ग्रंथ के प्रकाशन में हमारी यही भावना और कामना है कि इस ग्रंथ के स्वाध्याय से श्रेष्ठ युवाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। यानी जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, हमारी भी यही भावना है, हमें हमारा पढ़ाने का भी यही भावना है कि छात्रों और युवाओं को इस पुस्तक को हमारे द्वारा पढ़ने को मिले और जिससे श्रेष्ठ युवाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। वेद मूर्ति तपोनु श्री युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की तपश्चर्या एवं उच्च स्तरीय साधनाओं की शक्ति से निश्रित चिंतन से युवा वर्ग लाभान्वित होगा ही, साथ ही उनके आशीर्वाद से युवाओं का जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़ेगा। युवा संगठनों को यह पुस्तक सभी छात्रों युवाओं तक पहुंचाकर उन्हें स्वाध्याय हेतु प्रेरित करना चाहिए। ऐसा आगे हम करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। आप सब जरूरी हमारे चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं इस पुस्तक को। छात्रों एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ व्यवस्थापक युवा निर्माण योजना मथुरा से। तो आप सब समझ चुके होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं अनुक्रमणिका। हम लोग कौन कौन से अध्याय इस पुस्तक में पढ़ने वाले हैं, हम क्रम से बताते रहें। तो पहला हम जो चैप्टर पढ़ेंगे, विद्यार्थी जीवन क्या होता है। दूसरा जो चैप्टर होता है, जीवन लक्ष्य का निर्धारण, सफलता की जननी संकल्प शक्ति, शक्तियों का सदुपयोग ही संयम। देखिए, शक्तियों का सदुपयोग ही संयम, समय संपदा का सदुपयोग, अनुशासन और नियमितता, विचार शक्ति को परिष्कृत करें, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करें, इंद्रिय संयम से शक्ति का भंडार बढ़ाइए, ब्रह्मचर्य। आगे ये जो चैप्टर हम सब पढ़ेंगे, साधन संपदा का सदुपयोग करें, खर्च करने से पहले सोचिए, कर्म करो कर्मयोगी बनो, उन्नति के 3 गुण, उन्नति के 4 चरण, अपना दृष्टिकोण सुधारे, गुण कर्म स्वभाव की श्रेष्ठता, सद्गुण बढ़ाए, सुसंस्कृत बने, विचार अपनाए, सम्मान पाए, आंतरिक दुर्बलता से लड़ पड़िए। ये सब चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। आगे सफलता के 5 सूत्र, चरित्र हमारी बहुमूल्य संपत्ति है, निश्चित फलदायी जीवन साधना, सर्व सुलभ साधना सेवा, विपत्तियों से डरिए नहीं, जूझिए, शिक्षा ही नहीं विद्या भी, वेशभूषा की शालीनता, व्यसनों के पिशाच से बचे, सच्चे मित्र बने भी और दूसरों को बनाए भी। आगे पारिवारिकता, सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता, ये सब चैप्टर्स के नेम है। प्रतिभा संवर्धन हेतु निर्धारित विज्ञान सम्मत प्रयोग उपचार, स्वसंकेत साधना, स्वस्थ रहे मजबूत बने, प्रज्ञा योग और व्यायाम हम पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वरूप और उसकी विशेषताएं, मार्ग अनेक है लेकिन मंजिल एक हो, अपना मूल्यांकन भी करते रहो और युग निर्माण सत्संकल्प। ठीक है ना। तो आज से हम पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विद्यार्थी जीवन। आप सबको दिख रहा होगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यार्थी जीवन। आप सबको अगर ये पुस्तक पसंद है, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये पुस्तक हमें बहुत अच्छी लग रही है और इसको आप कंटिन्यू करें। तो हम वैसे तो कंटिन्यू करेंगे ही, आपको पसंद ना भी आए तब भी हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा कर्म है वो करते रहेंगे। आप सबका भी ये धर्म बनता है कि आप थोड़ा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसे पुस्तकें सुने, क्योंकि आज का जो समय है बहुत ही अलग है। दुनिया को सही मार्ग बताने वाले नहीं है और दुनिया सही मार्ग पर चलना भी नहीं चाहती है। तो हमारा प्रयास है, आप सब युवाओं से खास तौर से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तभी तो ये देश अच्छा बन पाएगा। वरना जब युवाओं के रहते हुए भी युवाओं में वो व्यक्तित्व नहीं होगा जो होना चाहिए, तो कैसे इस देश का निर्माण होगा। तो हम सब यानी हमारा भी प्रयास है और
दैवी शक्ति का भी यही प्रयास हमसे करवाना चाह रहे हैं कि युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए और वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। उन सारे सूत्रों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज नहीं तो और कई वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन छोटी सी शुरुआत तो आप सब कर ही सकते हैं पहले वीडियो से देख करके। चलिए आगे हम देखते हैं। विद्यार्थी जीवन, छात्र अपना भविष्य निर्माण आप करें, कहा जा रहा है, यानी विद्यार्थी जीवन कहा जा रहा है छात्र अपना भविष्य निर्माण आप करे, कोई कर नहीं सकता है, स्वयं ही करना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन का सुनहरा काल है, कहा जा रहा है जो विद्यार्थी जीवन है वो जीवन का सुनहरा काल। स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता, बाकी उम्र में नहीं होता, बाकी उम्र की अवस्था में नहीं। जो छात्र जीवन है इसी में कुछ सीखने, कुछ जानने, कुछ बनने का सतत सार्थक प्रयास इसी समय में होता है। एक विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं वह नीचे इस श्लोक में दिए हुए हैं। तो क्या होता है विद्यार्थी के लक्षण, जरा हम लोग पढ़ेंगे हैं। तो विद्यार्थियों के देखते हैं क्या लक्षण होते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, हम बारी बारी उन लक्षणों पर पढ़ेंगे। पहला है काक चेष्टा। काक का मतलब कौवा, चेष्टा तो क्या होता है, कौवा दूर आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरते हुए भी, यानी कौवा दूर आसमान में उड़ान भरते हुए भी अपनी तीव्र दृष्टि द्वारा जमीन पर पड़े किसी खाद्य पदार्थ को क्या चपलता पूर्वक वहां पहुंच जाता है तथा अपना लक्ष्य क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार विद्यार्थी भी ज्ञान की प्राप्ति हेतु तीव्र जिज्ञासा रखे तथा अपने लक्ष्य को क्या करे प्राप्त करता चले। तो हमें कौवे के समान बनना है कि जो दूर उड़ते आसमान में उड़ते हुए भी खाद्य पदार्थ को धरती पर देख लेता है। तो हमें अपने दृष्टिकोण को ऐसा बनाना है। आगे है वको ध्यानम, दूसरा वाला। ये जो 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, उनमें जो दूसरा लक्षण है वको ध्यानम। बगुला तालाब नदी के किनारे पैर पर खड़ा रहकर ध्यान मग्न रहता है। मछली आने पर तुरंत उन्हें अपना ग्रास बनाकर पुनः ध्यान नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी भी विद्या अध्ययन में लगा रहे तथा ज्ञान विज्ञान की बातों को ग्रहण करते हुए निरंतर प्रगति पथ पर क्या करता रहे, बढ़ता रहे। जितने भी लक्षण बताए जा रहे हैं आजकल खैर देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन हम सबको जानने का अवसर प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आगे है स्वान। स्वान का मतलब कुत्ता होता है, जिसे निद्रा कहा जाता है। जैसे सोए हुए कुत्ते के पास से धीरे धीरे गुजरने पर भी वह जग जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी भी अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में सदैव सावधान व जागरूक रहे। उसकी नींद क्या हो, सात्विक, कुंभकर्ण की नींद न सोए हम, ठीक है ना। अगला है कि अपने जीवन लक्ष्य को ही भूल जाएं। आगे है अल्पाहारी। विद्यार्थी जीवन साधना एवं तपस्या का जीवन है। तो विद्यार्थी जीवन सुख वैभव का जीवन नहीं है, विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है। एक अध्ययनशील विद्यार्थी सदा सात्विक तथा अल्प भोजन लेने वाला होता है। तामसिक, राजसिक तथा अधिक आहार वाले विद्यार्थी की जीवनी शक्ति का बड़ा भाग भोजन पचाने में, नींद में, आलस तथा तन मन की बीमारियों का सामना करने में खर्च हो जाता है। विद्यार्थी जीवन की सफलता के लिए श्वास के प्राकृतिक नियमों का पालन क्या है, अति आवश्यक है। तो हमें श्वास के प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना है, ठीक है ना। आगे है गृह त्यागी। एक आदर्श विद्यार्थी विद्या अर्जन है तो यानी विद्या को प्राप्त करने के लिए गृह त्याग में संतोष करता है, यानी उसको घर भी त्यागना पड़े तब भी उसे संतोष होता है। विद्या प्राप्त करना एक तप करने जैसा है, न कि मौज मस्ती करना। सुख, लेकिन आजकल तो मौज मस्ती का ही जमाना चल रहा है, सुखों का त्याग आवश्यक है। आगे हम पढ़ते हैं, कहानी है। एक लड़का सड़क के लैंप के सहारे पढ़ रहा था। परिचित ने कहा, इतना कष्ट उठाने से तो नौकरी कर लो। विद्यार्थी बोला, महोदय आप नहीं जानते, यह मेरी साधना का कसौटी का समय है। कठिनाई है तो क्या, बौद्धिक क्षमताएं अब न बढ़ाई गई तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा। यानी हमें अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अगर जो
हर रोज ज्ञान अर्जित नहीं करता है, वो शरीर की दृष्टि से मजबूत हो सकता है बट वो बौद्धिक दृष्टि से पीछे हो सकता है। तो हमें अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हर रोज ज्ञान अर्जित करना चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़ाएंगे तो फिर ऐसा अवसर कब मिलेगा। इस तरह का उत्तर देने वाले महान शिक्षा शास्त्री कौन थे, आप सबको पता होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। आगे, प्रत्येक छात्र को यह अनुभव करना चाहिए कि वह एक ऐसी अवधि में होकर गुजर रहा है जो उसके भाग्य और भविष्य का निर्माण करने की निर्णायक भूमिका अदा करे। व्यक्ति की सारी गरिमा उसके गुण कर्म स्वभाव पर निर्भर है। क्या बाह्य क्या आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि किसी का व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व, गुण, कर्म और स्वभाव सही ढंग से क्या किया है, ढाला, विनिर्मित किया। तो धन भी उसी को मिलेगा, विद्या भी उसी को मिलेगी, सम्मान भी उसी को मिलेगा, पद भी उसी को मिलेगा, स्वास्थ्य और मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व, गुण, कर्म और स्वभाव को सही ढंग से ढाला और क्या किया है, विनिर्मित किया है। तो हम सब अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें और जितनी भी चीजें बताई जा रही है वो सारी कुछ हमें मिलने वाली है, ठीक है ना। आगे, इन्हीं दिनों श्रेष्ठ विचार, सद्भावना, सत्कृतियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है और सुख शांति की संभावनाएं साकार होती हैं। इन्हीं दिनों में जोश अधिक, होश कम रहने के कारण अवांछनीय प्रवृत्तियों में, यानी जोश ज़्यादा होता है, होश कम होता है, खास तौर से छात्र और युवाओं में रहने के कारण अवांछनीय प्रवृत्तियों में अधिक आकर्षण, मनोरंजन महसूस होता है और मनोवृत्तियों पानी की तरह नीचे की ओर शीघ्र ही इन्हीं आकर्षणों की ओर चली जाती हैं, गिर जाती हैं और जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। कहना ना होगा कि एक व्यक्ति शोक, संताप भरी परिस्थितियां उत्पन्न करता हुआ अभिशाप जैसा नारकी जीवन जीता है। इन्हीं दिनों मित्रों का आकर्षण अपनी चरम सीमा पर रहता है। अच्छे साथी मिले तो विकास और एवं प्रसन्नता की वृद्धि में सहायता ही मिलती है। हर समझदार छात्र का कर्तव्य है कि मित्रता से पूर्व 1000 बार सोचे, कहीं मित्रता के बहाने उसे आवारागर्दी की ओर तो घसीटा नहीं जा रहा है जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य को दे, स्वभाव बिगाड़ ले और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठे। कुसंग से बहुत सावधान है, यानी बुरे संग से। सच्चरित्र मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। तो हमें ज़्यादा यहाँ धरती वालों को मित्र बनाना है, उनसे बातें भी करना है, किसी को इग्नोर नहीं करना है। बट हमारे जो असल में हमेशा के लिए मित्र होते हैं, जो जिनका चरित्र अच्छा हो, श्रेष्ठ पुस्तकें, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही हम संग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सद्विचारों की नोट बनाएं, जब कभी कोई अच्छी बात पढ़े सुने तो नोट करें, समय समय पर दोहराएं, आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान, अनेक चरित्र का चिंतन मनन करें। कितनी अच्छी बातें बताई जा रही हैं इस पुस्तक में। हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम सबको पढ़ने को हम सबको मिली है। एस्ट्रियास की धार्मिक विषय में बड़ी रुचि थी, अतएव उसके आग्रह पर उसके पिता ने उसे जीनों की पाठशाला भेज दिया। जब वहां लौटा तो पिता ने पूछा वहां क्या सीखा। उसने उत्तर दिया बाद में ज्ञात हो जाएगा। एक दिन किसी बात पर रुष्ट होकर पिता ने उसे खूब पीटा। उसके पिता ने रुष्ट गुस्से में खूब पीटा। उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया, न कोई उत्तर दिया। पीटने के बाद फिर से दत्तचित्त हो अपने काम में लग गया। न आत्महत्या की धमकी दी, न घर से भागने की। पिता का हृदय भर आया। उसने पुत्र से क्षमा मांगी। तब पुत्र एरिट्रायस ने कहा, पिताजी, मुझे मेरे गुरु ने नैतिकता का, सदाचार, सहिष्णुता और ध्येय निष्ठा सिखाई है, मैंने उसी का पालन किया। पिता का हृदय ऐसे शिक्षक के प्रति कृतज्ञता से क्या हो गया, भर गया। तो आज खासतौर से हमारा जो टीचर वर्ग है उन सब से मेरा निवेदन है कि वो महाकाल की पुकार को सुने, ठीक है ना। वो अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाने का प्रयत्न करें और बच्चों में नैतिकता, सदाचार के गुण भी डालें। उनको नैतिक कहानियाँ भी बताएं जिनसे वो एक उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ बने। केवल हम उनको किताबी ज्ञान न देकर उनको थोड़े अतिरिक्त ज्ञान की भी बातें बताया करें, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं।
स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। प्राकृतिक नियमों को हमें पालन करना है। आहार विहार, सोने जागने आदि का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। जो रोगी व्यक्ति जीवन का आनंद नहीं ले सकता है, सारा वैभव होते हुए भी क्या आनंद ले सकता है। तो हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है। कैसे बन सकता है हमारा जीवन स्वस्थ, जो जीवन भर साथ निभाए? तो प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, आहार विहार को ठीक रखना है, हमें सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन करना है ना, स्वादिष्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। सोने जागने आदि का ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी तो जीवन भर साथ है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, त्याग, तपस्या, मेहनत कर सकता है। इन्हीं दिनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थिति से बचा जाए, जैसे सांप, बिच्छू, आग, जहर से बचा जाता है। गंदी फिल्में न देखे, गंदे गाने न सुने, गंदे उपन्यास न पढ़े, गंदे चित्र न देखे। गंदे विचार घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं, यानी बुरे कार्यों की प्रेरणा देते हैं। शरीर और मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं ऐसे विचार। आगे हम पढ़ते हैं। साहस एक अच्छा गुण है। अनीति का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सृजन और विकास की संभावनाएं सज्जनों विच प्रवृत्तियों में सन्निहित है। अवज्ञा, उच्छृंखलता, अशिष्टता, अनुशासनहीनता, मर्यादाओं, नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन साहसिकता की भयंकर विकृतियां हैं, जिसे दूसरों को चोट तो पहुंचती है, अपना स्वभाव भी निकृष्ट बन जाता है। आज युवाओं में, छात्रों में यही देखने को हमें मिल रहा है। अधिकतर अकुशल छात्र ही अनुशासनहीन हुआ करते हैं। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता। अच्छे विद्यार्थी के लक्षणों से रहित होने से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती। श्रेणी, श्रेय अथवा सराहना के योग्य नहीं होते। आगामी जीवन के उत्तरदायित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। जीवन का कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता है। इस प्रकार की मानसिक शून्यताओं से जन्मी हीन भावना को दबाने के लिए अकुशल एवं अयोग्य छात्र अनुशासनहीनता को शान समझने लगते हैं। ऐसे खास तौर से युवाओं में देखा जा रहा है। ऐसे लोग अपने आप को शान समझते हैं ऐसे रहने में ही। ऐसे विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालय, विद्यालयों में पढ़ने नहीं जाते, बल्कि कॉलेज जीवन की फैशन परस्ती में अपना जीवन तथा अभिभावकों का पैसा बर्बाद करने के लिए आया करते हैं। आगे है, जिन विद्यार्थियों की लक्षण पढ़ने के होते हैं वे पढ़ाई की सिवा बेकार की खुराफातों में नहीं पढ़ते। पिता इतना गरीब था कि बच्चे की फीस चुकाना भी मुश्किल था। लड़का इतना लगनशील और परिश्रमी कि स्कूल में पढ़ने के साथ उसने क्लर्क की नौकरी भी कर ली। प्रति माह 7 रुपये बचाया भी। टोरंटो यानी कनाडा के नाई परिवार में जन्मा टॉक्सन नामक यही लड़का अपनी लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के कारण समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में, रेडियो और टेलीविजन स्टेशनों, व्यापारिक तकनीकी पत्रिकाओं, 2 प्रकाशन संस्थाओं, 2 यात्रा एजेंसियों का क्या बन बैठा, मालिक बन गया। आत्मनिर्भरता, दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, यानी हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए, धर्म का सदुपयोग हो, समय का सुनियोजन हो एवं सदुपयोग हो, मानसिक संतुलन, सत्य साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हसमुख एवं शिष्ट विनम्र व्यवहार, युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नवयुवक यदि करने लगे तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और क्या बन जाएगा, शानदार बन जाएगा। तो हम सबका भविष्य शानदार बने। पहला अध्याय समाप्त हो रहा है आज। आगे, कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं रहता। तो यानी हमें कुकर्मी नहीं सुकर्मी बनना है, क्योंकि अगर हमारे सब साथी बने, लेकिन कुकर्मियों का कोई साथी नहीं होता है, इसलिए कहा जा रहा है कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं, क्योंकि विपत्ति में उसका कोई साथी नहीं होता। तो आप सबको ये पुस्तक कैसी लगी आप सब ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर
जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन जो जुड़े हैं तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सब इतना प्यार और आशीर्वाद बनाए हुए हैं, आप सबका प्यार ऐसे ही मिलता रहे, और भी आगे हम ऐसी ढेर सारी पुस्तकें आपको जीवन भर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सबका।